हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सीटेट एसएसटी पेपर 2 के बारे में। और ये एनसीईआरटी का जो सीरीज चल रहा है ये आज चौथा क्लास है और इस चैप्टर का नाम है मानचित्र और ये चैप्टर है चौथा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती है। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है, लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्य, जिलों और शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? मानचित्रों का उपयोग करते हैं। और मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, लेकिन यह गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। क्या करता है कि मतलब बहुत छोटे छोटे मानचित्र को बना करके एक बुक बना दिया जाता है तो एक एटलस बुक बन जाता है। और एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिसमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। मतलब नीचे अभी जाएंगे तो हम लोग देखेंगे, ठीक है। भौतिक मानचित्र है, राजनीतिक मानचित्र है। तो चलिए हम लोग भौतिक मानचित्र को देखते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चवाच मानचित्र कहा जाता है। अगर पूछेगा कि मानचित्र मतलब भौतिक या उच्चवाच मानचित्र किसे कहते हैं, तो ये पर्वतों, पठारों, मैदानों या नदियों, महासागरों को ये दर्शाने वाले को भौतिक या उच्चवाच मानचित्र कहा जाता है। तो इसे कहते हैं भौतिक मानचित्र, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देखिए राजनीतिक मानचित्र। तो राजनीतिक मानचित्र क्या हो जाएगा? तो राज्यों, नगरों, शहरों और गांवों और विश्व के विभिन्न देशों वे राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। जैसे हमारे भारत में बहुत सारे छोटे छोटे राज्य है, तो उससे यहाँ पर सीमा है, उसे किससे पता चलता है? तो ये राजनीतिक मानचित्र से पता चलता है एक दूसरे के सीमा को, ठीक है। ये राज्य कहाँ है, इन सारे चीज़ों को इस राजनीतिक मानचित्र से पता चलता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? तो मैथमेटिक मानचित्र, इसके बारे में हम देखते हैं। तो कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। कौन चीज़ का? तो ये जैसे हो गया सड़क हो गया, वर्षा हो गया, वन हो गया, उद्योग हो गया, इस सब को क्या कहा जाता है? तो थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। और इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक है। कौन कौन सा घटक है? चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। पहला है दूरी, दिशा और प्रतीक। अब ये दूरी क्या है?
तो ये दूरी को पता लगाया जा सकता है दूरी से, ठीक है। यहाँ से जैसे ये कितना किलोमीटर है, मान के चलिए 50 किलोमीटर है, तो ये सारी चीज़ को दूरी से पता लगाया जा सकता है। और दिशा से पता ये लगाया जा सकता है कि जैसे कि ये क्या हो गया, पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ठीक है। तो ये दिशा है, ठीक है। ये क्या है, तो दिशा है। ये उत्तर पूर्वी हो गया, उसके बाद इधर उत्तर पश्चिम हो गया ये, उसके बाद फिर पूर्व दक्षिण हो गया ये, फिर ये हो गया पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम। इससे हम लोग दिशा को ऐसे हम लोग पता लगाते हैं कि कौन सा देश किस डायरेक्शन में है, आखिर वो स्थित कहाँ पर ही है, ठीक है। तो इसे कहते हैं दिशा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, दूरी से शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग दूरी के बारे में जानते हैं। मानचित्र एक आरेखन होता है। क्या होता है, मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। क्या करता है, तो कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। और यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं। क्या करते हैं, मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं। जैसे एक किताब या कॉपी है, उसमें क्या क्या है, एक ही पन्ना में वो बहुत सारे चित्र को दर्शा दिए, और वो जैसे पूरा इंडिया है तो इंडिया को पूरा दर्शा करके उसे पूरा इंडिया को एक कागज में ही देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन इससे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसीलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। और उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर दूरी से व्यक्त किया गया है। मतलब एक विद्यालय है, विद्यालय से घर है, घर का दूरी कितना है, तो 10 किलोमीटर है, लेकिन उसे मानचित्र पर कितना दर्शाया गया है, तो 2 सेंटीमीटर की दूरी पर उसे व्यक्त किया गया है। और इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। मतलब 1 सेंटीमीटर है स्थल, तो उसे 5 किलोमीटर की दर्शाएगा, और 10 है तो ये 2 सेंटीमीटर की दर्शाएगा। आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। कितना, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों को बीच दूरी का पता लगा सकते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों के कागज पर दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, छोटे पैमानों का उपयोग करते हैं। और उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। कितना, तो 5 सेंटीमीटर 500 किलोमीटर को दर्शाता है। और इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, छोटे पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, तब बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मात्र 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। और इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। नेक्स्ट है कि बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चित्र को, ठीक है। अब हम लोग चलिए देखते हैं दिशा के बारे में। अधिकतर मानचित्र में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है। क्या होता है, तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्षर ऊ लिखा होता है, यानी उत्तर को बोला जा रहा है, ठीक है ना। ऊ लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है।
इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। और 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम को दिखाया गया है। उसे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? तो प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं, जो कि ये वाला है। ठीक है, अभी हमने दिखाया था ना कि दिशा किस चीज़ को कहा जाता है। तो ये डायरेक्शन है जो कि पता चलेगा कि इधर क्या है, इधर क्या है, इधर क्या है। मान के चलिए डायरेक्शन है तो इससे पता चल जाएगा कि हाँ इधर कौन सा राज्य है, कौन सा देश है। ये सारी चीज़ इससे पता चल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बीच की 4 दिशाएं हैं, उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिम पूर्वी तथा उत्तर पश्चिम पूर्वी, उत्तर पश्चिम। इन बीच वाले दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है, जैसे कि आप यहाँ पर देखे थे। ठीक है ना, निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाए और विकास के घर से समुदाय केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा, दुकान से विद्यालय की दिशा, मतलब यहाँ पर जो है उसमें चित्र है उसमें दिखाया गया है। अब यहाँ पर ये क्या है कि दिक्सूचक है। ये क्या है? ये दिक्सूचक है, ये प्रतीक। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। किससे? तो दिक्सूचक से, जो कि हम लोग अभी देखें। ठीक है ना, यह एक यंत्र है। क्या है? यह एक यंत्र है और जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जा सकता है और इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में होती है। कहाँ होती है? उत्तर और दक्षिण दिशा में होती है, जैसे कि आप अभी देखें यहाँ पर। ठीक है, ये उत्तर और दक्षिण की दिशा में होती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? तो प्रतीक है। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है और किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों और रेल की पटरियों या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसीलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों और चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके और दर्शाए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? उपयोग करके उसे दर्शाए जाते हैं। और ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? कम स्थान में वो अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। और इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। क्या होता है? इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, तब आप इन चिन्हों की सहायता, आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं। ठीक है, अब इस चित्र को देखिए। अब यहाँ पर ये क्या है? तो रेलवे लाइन है। तो अभी ये रेलवे लाइन आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या है? तो स्टेशन है। ये सड़कें हैं, ये पक्की सड़क और कच्ची सड़क। ठीक है, तो ये क्या है? तो पक्की सड़क है, ये कच्ची सड़क है और ये सीमा अंतर्राष्ट्रीय जिला है। आप देख सकते हैं यहाँ पर नदी, कुआं, तालाब, नहर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। और इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़, आप यहाँ पर इस चित्र को भी आप ध्यान से देखिए। ठीक है ना, प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ रूढ़ि प्रतीक में दर्शाए गए हैं और विभिन्न
रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों और भूरा रंग पर्वतों, पीला रंग पठारों और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? तो दर्शाने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर क्या है? तो रेखा चित्र है। अब चलिए इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। रेखा चित्र एक आरेखन है। क्या है? एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। और मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेखन को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जा सकता है। इसे क्या कहते हैं? तो रेखा चित्र और मानचित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तो रेखा चित्र और मानचित्र कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है? तो खक्का। अब ये खक्का क्या है? तो एक छोटे से क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खक्का कहा जाता है। और एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जनजातियाँ प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं। जैसे किसी कमरे की लंबाई और चौड़ाई जैसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है। मान के चलिए एक कमरा है और इस कमरा के लंबाई चौड़ाई को क्या किया जा सकता है? तो मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है। उस समय हम गोल बड़े पैमाने वाले एक रेखाचित्र खींच सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक रेखाचित्र खींच सकते हैं जिससे खाका कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? तो खाका कहा जाता है। तो दोस्तों इस चैप्टर से ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन बनता नहीं है, बस वही मानचित्र के बारे में बनता है, ठीक है ना। तो इसमें मानचित्र के बारे में बनता है। तो यहाँ पर राजनीतिक मानचित्र कैसा होता है या कौन सा होता है? तो जैसे कि भारत का नक्शा आप लोग गूगल से सर्च करके निकालिएगा तो देखिएगा वहाँ पर राजनीतिक मानचित्र कैसा होता है। उसको देखने के बाद उसमें डायरेक्शन दिखाएगा और जैसे कि पता चल जाएगा कि कौन सा राज्य कहाँ पर है। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। जो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।